अफीम का जो पौधा होता है उसकी ऊंचाई कितनी होती है? आप बीटेक किए हुए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करते हैं, तो वर्तमान में प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आप तकनीकी कौन कौन से आयाम लेके आएंगे ताकि ग्रामीण क्षेत्र तक आपकी बात पहुंच सके? अभी हाल ही में अगर बात करें अपन तो बुलडोजर जस्टिस एक शब्द देखने को मिलता है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। नमस्ते सर। धन्यवाद सर। अभिषेक जी, बोर्ड मेंबर्स को आप अपना संक्षिप्त परिचय दें। जी सर। सर मेरा नाम अभिषेक यादव है, मैं नीमच ज़िले का निवासी हूँ। मैंने अपनी स्कूली शिक्षा अपने गृह जिले से ही पूरी करी। उसके बाद अपना ग्रेजुएशन मैंने भोपाल की मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से किया है। सर मैंने ग्रेजुएशन में बीटेक किया है मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग से, और सर मैं ग्रेजुएशन के बाद से राज्य सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। अभिषेक जी, जैसा कि आपका नाम है तो भगवान का अभिषेक किया जाता है, तो भगवान का अभिषेक कितने प्रकार से हो सकता है या कौन कौन पदार्थों से होता है? सर अभिषेक एक प्रक्रिया है पूजा पद्धति की, विभिन्न तत्वों से भगवान जी का अभिषेक किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से सर दूध शामिल है, जल से अभिषेक करते हैं सर, घी से करते हैं सर, पंचामृत इत्यादि से भी भगवान जी का अभिषेक किया जाता है। पंच पूजा कहलाती है अभिषेक। पंच पूजा का जानकारी है आपको? सर इस विषय में जानकारी नहीं है। तो जानकारी नहीं। आप रेडियो कॉलोनी में, आपने पता लिखा ना रेडियो कॉलोनी, तो अभी आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो है रेडियो से मन की बात करते हैं, तो उन्होंने इतने अच्छे माध्यम उपलब्ध होने के बावजूद भी रेडियो को क्यों चुना अपनी मन की बात कहने के लिए? सर इस संबंध में जो मैं समझता हूँ सर, रेडियो परंपरागत तौर पर गांव कस्बों तक उसकी पहुँच थी जो टेलीविज़न इत्यादि की नहीं थी। तो लोग जो पुराने लोग थे सर, बड़े बुजुर्ग थे, रेडियो से अधिक जुड़े हुए थे। तो सर जब पहले रेडियो पर कार्यक्रम आया करता था तो सामूहिक तौर पर सब एक साथ उस कार्यक्रम को सुना करते थे। तो इसी महत्व के दृष्टिगत मेरी दृष्टि में प्रधानमंत्री जी ने रेडियो का चयन किया होगा। आपको ये जानकारी है कि कब आता है महीने में, किस दिन जो है मन की बात आती है? सर इस विषय में जानकारी नहीं, माफ़ कीजिएगा। और इस बार जो आने वाला जो है रविवार को, जो वो कुछ खास है मन की बात का कार्यक्रम? सर इस विषय में जानकारी नहीं, माफ़ कीजिएगा सर। आपने अपनी अभिरुचि लिखी है हिंदी कविता पढ़ना। आपने अपना जो विवरण सबमिट किया है उसमें देखें, आपने नायब तहसीलदार और समुचित, देखें ज़रा, ठीक लिखा आपने? सर मात्रा में त्रुटि है। किसकी मात्रा? सर तहसीलदार की मात्रा में सर त्रुटि है, और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ सर। सर बस इतना ही मैं देख पा रहा हूँ इसमें। नायब में कुछ त्रुटि नहीं? नायाब और जी नायब? सर एक मात्रा इसमें अतिरिक्त लगा दीजिए गई, ये गलती है सर इसमें। और समुचित में क्या गलती है? सर समुचित मेरी दृष्टि से सही लिखा है सर। माँ में छुट्टी होगी होना चाहिए, बड़ा होगी होना चाहिए। सर बड़ी होगी। समुचित में अभी भी कह रहा हो हिंदी कविता लिखते हो? सर जहाँ तक मेरे को ध्यान कर पा रहा हूँ सर, समुचित में बड़े होगी आती है। अगर कोई त्रुटि होगी तो सर मैं सुधार करूँगा इस विषय में। अच्छा बताएं, नायब और नायाब में क्या अंतर है? नायब तहसीलदार और नायाब? सर नायाब मूल रूप से फारसी शब्द है। इसका अर्थ होता है यूनिक या फिर अनमोल, जो लीग है उससे अलग हटकर कोई वस्तु। और नायाब का सर प्रशासन में एक अर्थ होता है कि डिप्टी के तौर पर नायब को देखा जाता है, जैसे तहसीलदार के जो सबऑर्डिनेट होते हैं उसको नायब तहसीलदार कहते हैं। गुड, सही। आप नीमच से आते हैं? जी सर। नीमच में अफीम की खेती होती है? जी सर। तो अफीम का जो पौधा होता है उसकी ऊंचाई कितनी होती है? सर लगभग 4 फीट के आसपास अफीम की ऊंचाई होती है अधिकतम। अफीम के कुछ डेरिवेटिव्स के नाम बताएंगे आप? सर अफीम से एल्कोलाइड निकलता है, और एल्कोलाइड के कुछ डेरिवेटिव होते हैं। उसमें मुख्य रूप से सर कोडीन होता है, मॉर्फिन होता है, नियासिन होता है। सर इतने ध्यान कर पा रहा हूँ सर मैं भी। कोडीन का मेडिसिनल यूज क्या है?
सर कोडीन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कोडीन फॉस्फेट के रूप में मुख्य रूप से इस्तेमाल होता है। किस चीज़ के लिए? सर कोडीन एक कफ सप्रेसर के रूप में मूल रूप से इस्तेमाल किया जाता है। कफ सप्रेसर? जी सर। MDMA ड्रग का नाम सुना है? नहीं सर, इस विषय में जानकारी नहीं है सर। नहीं। अभी आपने देखा होगा धार जिले में बहुत सारे लोग जो है वो जहरीली शराब से मर गए। तो जहरीली शराब क्या होती है? सर जो अवशेष कृषि के बच जाते हैं, अवशिष्ट बच जाते हैं, उसको कृषि के अवशिष्ट? सर जो ऑर्गेनिक मैटर बच जाते हैं धान वगैरह के, उसको फर्मेंट करके जो शराब बनाई जाती है इल्लीगल तौर पर, उसको जहरीली शराब कहा जाता है सर। इसके दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं क्योंकि ये क्या इसमें बन जाता है जिससे वो जहरीली हो जाती है, या क्या मिलाया जाता है जिससे वो जहरीली हो जाती है? सर एग्जैक्ट कंपाउंड तो सर मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। इसकी किसी पर्सन की शराब पीने से डेथ किस केमिकल के बनने से होती है? सर मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी सर। अभी नहीं, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले, पिछले हफ्ते में भी बिहार में भी काफ़ी लोग जो है इससे जहरीली शराब से मर गए, 2 दर्जन लोग मर गए। और बहुत सारे राज्यों में शराबबंदी है, गुजरात में है, बिहार में है। तो शराबबंदी से शराब पीना तो लोगों का रुका नहीं। जी सर। तो इसका मतलब है कि शराबबंदी अनुचित है कि उचित है? सर शराबबंदी कानूनी तौर पर तो सरकार ने शराब को बंद कर रखा है, पर शराब बंद करने के एक दुष्परिणाम ये होता है कि इलीगल मार्केट इसका स्टार्ट हो जाता है, जिससे जहरीली शराब और इलीगल मार्केट में शराब होती है और लोग उसको कंज्यूम करते हैं, जिसके दुष्परिणाम समाज में देखने को मिलते हैं। जी अभिषेक जी। जी मैम। आप नीमच से संबंध रखते हैं, नीमच में आपने बाबा डीके का नाम सुना है क्या? बाबा डीके का नाम मैम इस विषय में जानकारी नहीं है। अच्छा, आपने हॉबीज़ लिखी हुई है हिंदी कविता पढ़ना और लिखना। मुझे मध्य प्रदेश के कोई 5 कवि का नाम बता दीजिए। जी मैम प्रथमतः बालकवि बैरागी जी जो नीमच जिले से संबंधित है, हरिशंकर परसाई जी, माखनलाल चतुर्वेदी जी, शरद जोशी जी, और मैम अंततः कवि प्रदीप जी। जी, कवि प्रदीप के बारे में आपने जानकारी दी, किस जिले से संबंधित हैं ये? मैम कवि प्रदीप जी उज्जैन जिले से संबंधित हैं। ये उज्जैन जिले? जी सर। रतलाम जिले से? सर उज्जैन जिले से हैं। जी, बड़नगर क्षेत्र से उज्जैन के। कवि प्रदीप कवि हैं कि गीतकार हैं? मैम वे कवि भी हैं और गीतकार भी हैं। क्या प्रसिद्ध गीतों के नाम कुछ? मैम मैं 2 गीत अभी याद कर पा रहा हूँ। एक प्रसिद्ध गीत कवि प्रदीप जी ने लिखा था, ए मेरे वतन के लोगों, और दूसरा मैं ध्यान कर पा रहा हूँ, तेरे द्वार खड़ा भगवान। हिंदी कविता लिखना भी पसंद है, कब से लिख रहे हैं हिंदी कविता? मैम ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 1-2 साल का अंतराल है। अभी नई हॉबी बनी हुई है आपकी? जी मैम। ये हॉबी का चयन आपने किस बेसिस पे किया? क्या आधार रहा आपको हिंदी कविता लिखना अच्छा लगने लगा? मैम कॉलेज के दौरान मैं ड्रामेटिक सोसाइटी का एक सदस्य था, तो ड्रामेटिक सोसाइटी का मेंबर होते हुए हमें राइटिंग का भी कार्य कराया जाता था। तो इस दौरान कविता से संपर्क बढ़ा और इस क्षेत्र में मैम रुचि विकसित हुई। कोई कविता सुनाना चाहेंगे? मैम स्वरचित? यस। मैम एक कविता सुनाना चाहूँगा जिसका विषय है बचपन और शीर्षक है एक दौर था। एक दौर था तन मन मोड़ था, एक दौर था तन मन मोड़ था, वो कच्चे रस्ते थे, किताबों भरे बस्ते थे, टेम्पो की सवारी थी, कच्ची पक्की यारी थी, मासूम सी मुस्कान थी, आसमां छूने की उड़ान थी, सुहानी भोर थी, गली में शोर था, एक दौर था तन मन मोड़ था। नानी दादी के किस्से थे, कहानी थी, जिनमें परियां थी, राजा था, रानी थी, चांदनी ओढ़े अंबर था, तारों भरी रात थी, सुनहरा बसंत था, झिलमिल बरसात थी, कागज़ की कश्ती थी, नदिया का छोर था, एक दौर था तन मन मोड़ था। कभी कभी लगता था कि ये उम्र का पड़ाव जल्द निकल जाए, कभी कभी लगता था कि ये उम्र का पड़ाव जल्द निकल जाए, बचपन हाथों से रेत की तरह फिसल जाए, फिर वक्त को हमने वक्त दिया, फिर वक्त को हमने वक्त दिया, वक्त बदला वक्त रहते, फिर एक बात आज हम खुद से यह कहते कि कुछ दिन की मोहलत और मिल जाती, कुछ दिन की मोहलत और मिल जाती, लौट जाते बचपन की ओर जो आनंद से सराबोर था, एक दौर था तन मन मोड़ था। बहुत बढ़िया, बड़ी अच्छी कविता लिखी आपने। क्या आप मुझे इस परिस्थिति, जिस परिस्थिति में आज आप बैठे हैं, आप परीक्षा की तैयारी करें, क्या इस परिस्थिति में अभी मुझे कुछ कविता बना के बता सकते हैं? 1 मिनट का समय आप ले सकते हैं इसके लिए। आशुलिपि कवि कहलाते हैं, तुरंत ही कविता रचना कर दें। क्या आप कर सकते हैं? प्रयास करना चाहेंगे क्या? मैं प्रयास करने की कोशिश करूँगा। कवि के ऊपर ही कुछ सुना सकते हैं? कवि कौन हो सकता, क्या होना चाहिए उसमें, कवि में, उसके ऊपर कविता बता दें। जैसा कि मैम ने विषय दिया था, मैं इस पर सोच पा रहा हूँ थोड़ा बहुत। चूँकि परीक्षा का जो दौर होता है थोड़ा कठिन होता है, कठिनाइयों से भरा होता है,
तो मैम मैं 4 पंक्तियाँ थोड़ी सोच पा रहा हूँ। मैम मैं सुनाना चाहूँगा। बढ़े चलो लक्ष्य प्राप्ति हेतु, लहराते हुए विजया केतु, चक्रवाती लहरों के मध्य बांध आओ सागर पर सेतु। बहुत बढ़िया, बड़े बहुत बढ़िया। कोई पसंदीदा कवि हो आपके जिनकी कविता ने आपको मोटिवेट किया हो कविता रचना के लिए? क्या आप उनकी कविता भी सुनाना चाहेंगे? मैम मुझे कवि के तौर पर निराला जी की कविताएं अच्छी लगती हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता भी मैं पढ़ता हूँ। मुख्य रूप से निराला जी ने मुझे प्रेरित किया था मैं कविता लिखना प्रारंभ करूँ। अच्छा, नीमच ज़िले से संबंध है। नीमच ज़िले की कुछ इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स अगर आपने देखी हो आपने बचपन में जब तक शिक्षा वहाँ से ग्रहण की, बताएंगे कौन कौन सी औद्योगिक समस्याएं हैं नीमच ज़िले की? मैम नीमच की औद्योगिक समस्या में पहली समस्या ये है मैम वहाँ पे ज़मीन मिलना काफ़ी मुश्किल कार्य है, क्योंकि नीमच में एक समस्या चलती आ रही है बंगला बगीचा समस्या, जो अंग्रेज़ों के समय से चलती आ रही है। जो ज़मीन अंग्रेज़ों ने ज़मींदारों को दी थी उसमें और सरकार के मध्य क्लैश चल रहा है, जिसके वजह से शहर का विस्तार नहीं हो पा रहा। मैम दूसरी भी समस्या ये है कि वहाँ पर कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, लेकिन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के लिए इतना पर्याप्त स्थान वहाँ पे नहीं मिल पा रहा है। तीसरा मैम मैं समझ पा रहा हूँ कि इलीगल मार्केटिंग की वजह से एक भ्रांति बनी हुई है कि नीमच के जो बॉर्डर क्षेत्र हैं वो सुरक्षित नहीं है, तो इस वजह से मैम इन्वेस्टमेंट आना थोड़ा कठिन हो जाता है वहाँ पे। नीमच के एक सफल प्रशासक के रूप में अगर आपका चयन होता है तो आप वहाँ की औद्योगिक समस्याओं को कैसे सुलझाएंगे? आप ऐसा कैसा इनोवेटिव कार्य करेंगे कि जो आपने समस्याएं देखी हैं उसको सुलझा सके? मैम 1 मिनट सोचना चाहूँगा। मैम प्रथमतः नीमच एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, तो मेरा फोकस ये होगा कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का इन्वेस्टमेंट किस तरह से लाया जाए, इस पर ध्यान दिया जाए। इसमें मैम मैं चाहूँगा कि सरकार की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को एक लीगल दर्जा मिले, ताकि सरकार और इंडस्ट्री के मध्य एक पुल का कार्य कर सके और सभी लीगल जो उससे समस्याएं होती है उसका समाधान किया जा सके। मैम दूसरा ये है कि एक मॉडल बनाना के मैं प्रयास करूंगा जिसमें जितने भी स्टेक होल्डर हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हों या फार्मर हों या रॉ मटेरियल प्रोवाइडर हों, इनको एक मंच पर लाया जा सके ताकि इनके बीच में संवाद सरकार कर रही है इस ओर में, ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट ला रही है, सबको एक मंच पर उपस्थित कर रही है। आप इसमें क्या नया ऐड करेंगे? मैम जो असली स्टेक होल्डर होते हैं, मेनली जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर होते हैं, जो ग्राउंड लेवल पर कार्य करते हैं, उनकी भागीदारी कहीं ना कहीं बड़ी समिट में पीछे रह जाती है। तो मेरा प्रयास ये होगा कि इस तरह के प्लेटफॉर्म बनाया जाए कि उनसे संपर्क हो सके, उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। आपने बोला कि रेडियो परंपरागत तकनीक थी ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी बात पहुंचाने के लिए। आप बीटेक किए हुए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करते हैं, तो वर्तमान में प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आप तकनीकी कौन कौन से आयाम लेके आएंगे ताकि ग्रामीण क्षेत्र तक आपकी बात पहुंच सके? कोई नए आयाम? मैम सबसे पहला जो इंटरनेट कनेक्टिविटी में सोच पा रहा हूँ, ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों को कनेक्ट किया जा सकता है, जिससे सूचनाओं का संचार उनको तक पहुँच सके। वर्तमान में है आज, मुझे लगता है ग्रामीण क्षेत्र का हर बच्चा इंटरनेट कनेक्टिविटी से जुड़ चुका है। प्रशासन को वहाँ तक ग्रामीण क्षेत्र तक पहुँचाने के लिए क्या कर सकते हैं? मैम प्रशासन को पहुंचाने के लिए इंटरनेट का ही उपयोग किया जा सकता है। इसमें मैम जो समस्या आधारित एप्लीकेशन बनाए जा सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशन होते हैं, क्योंकि उनको एक्सेसिबल करना बहुत सहज होता है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास इसके लिए ग्रामीण जनों को तकनीकी साक्षरता की ज़रूरत होगी, टेक्नोलॉजी लिटरेसी की ज़रूरत होगी। वो तो पढ़े लिखे ही नहीं है, कैसे आपकी तकनीकों को समझेंगे, कैसे ऐप को डाउनलोड करेंगे, कैसे समझाएंगे आप उनको? मैम इसके लिए एक टेक्निकल वर्कशॉप भी आयोजित की जा सकती है ग्राम स्तर पर, ताकि उनको डिजिटल लिटरेसी में सुधार हो सके और वो तकनीक के प्रति सहज हो सके। डिजिटल इंडिया चल रहा है पहले से, आप क्या करेंगे? मैम डिजिटल इंडिया में जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, लोगों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर तो पहुँच चुका है, मोबाइल इत्यादि, पर इनको यूज़ करने की समझ कहीं ना कहीं अभी भी कमी है, क्योंकि वो तकनीक के प्रति उतने सहज नहीं है। तो मैम जो प्राइवेट फर्म्स टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कार्य करती हैं, इनके साथ कोऑर्डिनेट करके ग्राम स्तर पर वर्कशॉप आयोजित करेंगे, ताकि ग्राम स्तर पर भी लोग टेक्नोलॉजी से कंफर्टेबल हो सकें। ठीक है। अच्छा, आप मैनेट से पढ़े हुए हैं जी, NIT और IIT में अंतर क्या होता है? मैम NIT और IIT वैसे तो दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेज हैं, पर पहला अंतर इसमें आता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन का। NIT में एंट्रेंस JEE मेंस के आधार पर किया जाता है, वहीं IIT में एंट्रेंस JEE एडवांस के आधार पर मिलता है। दूसरा अंतर मैम रिसर्च और इंफ्रास्ट्रक्चर का होता है। तुलनात्मक रूप से देखें तो IIT में इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसर्च NIT की तुलना में थोड़े बेहतर होते हैं, और कोर्स के स्तर पर देखें तो जो NIT के कोर्स हैं वो IIT के तुलना में थोड़े सीमित हैं। IIT में इंजीनियरिंग के अलावा मैनेजमेंट इत्यादि का भी कोर्सेज किए जाते हैं और काफ़ी सफलतापूर्वक वो भी चल रहे हैं। IIT के इतने सारे आपने लाभ बताए, क्षेत्र बताए, आपने एडमिशन क्यों नहीं लिया IIT में? थोड़ा और रुकते, प्रयास करते, हो सकता है IIT में सिलेक्शन हो जाता।
मैम आईआईटी में चयनित होने का एक मेन कारण था कि मेरे मार्क्स जी एडवांस में काफ़ी कम थे। प्रयास करते एक बार, और जब आपको पता है इस एग्ज़ाम का प्रॉफिट ज़्यादा है तो फिर? मैम प्रयास इसलिए नहीं किया क्योंकि उस समय जेई मेंस का पेपर एक ही बार होता था और अब 2 बार होने लगे हैं, जिसके थ्रू एडवांस अपन दे सकते हैं। तो मैम अगर वापस प्रयास किया था तो पूरा एक ईयर उसमें लग जाता है। इस वजह से मैंने एनआईटी का चयन किया, क्योंकि एनआईटी भी आईआईटी के समकक्ष ही माना जाता है मैम। ठीक है। अच्छा, मुझे ये और बता दीजिए आप कि प्रशासन के क्षेत्र में आपने जो कोर्स में, जिस फील्ड में मटेरियल साइंस जो मैं देख पा रही हूँ, उसका यूज़ क्या हो सकता है? आप प्रशासन में अपने स्नातक विषयों का कैसे प्रयोग कर सकते हैं? मैम वैसे मटेरियल साइंस और मेटलर्जी के अधिकांश विषय लेबोरेटरी संबंधित हैं, लेकिन कुछ विषय ऐसे हैं जिनका फील्ड पर उपयोग है। उदाहरण के तौर पर एक विषय है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। मैम जिस तरह के अभी स्ट्रक्चर फेलियर हम इंडस्ट्रीज़ में देख रहे हैं, इससे बचने के लिए ग्राउंड वर्क पर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का हम उपयोग कर सकते हैं, जिससे इसे बचा जा सकता है। और मैम इसके अतिरिक्त जो फेलियर एनालिसिस हमने पढ़ा था मटेरियल का, उसका भी कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में प्रयोग किया जा सकता है। और मेटलर्जी की दृष्टि से देखें तो मध्य प्रदेश में जो खनिज क्षेत्र हैं, वहाँ पर अगर प्रशासक के तौर पर मैं भूमिका निभाने का मेरे को अवसर मिलता है, तो एक मेटलर्जिस्ट की दृष्टि से मैं वहाँ पे अच्छे से इंस्पेक्शन कर पाऊँगा मैम। आपने मध्य प्रदेश के खनिज के संदर्भ में बात की। मध्य प्रदेश में खनिज की स्थिति वर्तमान में क्या है? क्या इसमें कोई और भी आप स्कोप देख सकते हैं आगे कि और ज़्यादा खनन किया जा सकता है? जी मैम वर्तमान में मध्य प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर 8वें स्थान पर आता है खनिज की दृष्टि से। काफ़ी मात्रा में खनिज मध्य प्रदेश में मिलता है, इसमें मेटलिक नॉन मेटलिक दोनों शामिल हैं। जहाँ तक भविष्य का प्रश्न है मैम चूँकि ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं और इनको एक्सट्रैक्ट करना काफ़ी दुर्लभ होता है, और चूँकि मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र काफ़ी अधिक है, तो वन क्षेत्र का हनन करके कहीं ना कहीं अगर नेचुरल रिसोर्सेज को निकाला जाएगा तो ये बहुत एक कठिन और न्यायोचित नहीं होगा। आपका कहना मतलब है विकास और पर्यावरण एक साथ नहीं हो सकता है? मैम साथ में चल सकते हैं, ये विरोधी नहीं है, पूरक है। कैसे? अगर खनन निकालोगे तो वनों को काटना होगा, तो फिर कैसे खनन करना बंद कर दें क्या? मैम सबसे पहले यदि किसी खनिज क्षेत्र में हमको मटेरियल एक्सट्रैक्ट करना है, तो वहाँ की ज्योग्राफी को समझना पड़ेगा कि कितनी मात्रा में हम लोग पेड़ काट रहे हैं और वन का विस्थापित कर रहे हैं। उसी मात्रा में यदि हम इकोलॉजिकल बैलेंस आसपास के क्षेत्र में कर पाते हैं, तो मेरी दृष्टि से मैम ये उचित होगा करना। अवैध खनन बता दीजिए। जी मैम अवैध खनन से तात्पर्य है जो सरकार के निगाहों में नहीं है, प्रशासन के निगाहों में नहीं है, वो खनिज मटेरियल जो होता है वो इलीगल मार्केट में जाने को मैम अवैध खनन कहते हैं। जी अभिषेक जी, आप बचपन से यहीं मध्य प्रदेश में पले बड़े हैं, तो आपने प्रशासन में क्या क्या कमियां देखी हैं अभी तक? सर पहली कमी जो मैं सोच पा रहा हूँ वो है कि प्रशासन लोक जीवन से थोड़ा कटा हुआ मेरी दृष्टि में है। अभी तक कुछ सुधार हो रहे हैं इसमें, लेकिन सामान्यतः जो आम जनजीवन है वो प्रशासन से जुड़ नहीं पाया है। दूसरा सर मैं समझ पा रहा हूँ योजनाओं का क्रियान्वयन मेरी दृष्टि में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा समय ले लेता है। और तीसरा ये है जागरूकता का अभाव। शासन की जो योजनाएं आती हैं जिनका राज्य स्तर पर प्रचार होता है, वो तो लोगों को उनका लाभ मिलता है, लेकिन जो अन्य योजनाएं होती हैं वो लोगों तक मैम सर नहीं पहुंच पाती। इनको दूर करने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? मैम सर इस दृष्टि में प्रयास हो रहे हैं। उदाहरण के तौर पर ई गवर्नेंस मॉडल सरकार द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। मेरी दृष्टि में डिजिटल लिटरेसी का अगर विस्तार करेंगे तो कहीं ना कहीं इस दूरी को हम पाट सकते हैं सर। अभी हाल ही में अगर बात करें अपन, तो बुलडोजर जस्टिस एक शब्द देखने को मिल रहा है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? सर बुलडोज़र जस्टिस से अभी हाल ही की घटनाओं में देखा गया है कि जो अपराधी होते हैं कानून प्रशासन द्वारा उनके घर को तोड़ दिया जाता है। सर मैं इसके प्रति अलग दृष्टिकोण रखता हूं, क्योंकि हमारे कानून का हिस्सा नहीं है कि हम किसी का घर तोड़ दें, तो मेरी दृष्टि में सर ये कानून के अनुरूप नहीं है। विवाह हो गया आपका? नहीं सर, अविवाहित है। अगर विवाह हो जाता है, आपके यहाँ एक पुत्र और एक पुत्री होती है, तो आप मध्य प्रदेश की किन हस्तियों के नाम पर उनका नाम रखना चाहेंगे और क्यों? सर मैं थोड़ा सोचना चाहूँगा इस पर। सर पुत्र का नाम में सर 1 मिनट में। हाँ आराम से। सर मैं सोच नहीं पा रहा इस विषय में। कुंभ के मेले का आयोजन हमारे यहाँ उज्जैन में होता है। बाकी जगह कुंभ मेले के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन हमारे यहाँ जो उज्जैन में आयोजित होता है हम उसे सिंहस्थ कुंभ मेला कहते हैं। ऐसा क्यों? सर इसका कारण मेरे को ध्यान नहीं है सर।
आपने इसमें एक लिख रखा है कि प्रशासन में जन भागीदारी सुनिश्चित करना है मुझे, तो किस तरह से करेंगे आप? सर, जैसा कि मैंने प्रशासन की समस्या को रेखांकित करते हुए बताया कि लोगों का जुड़ाव प्रशासन से नहीं हो पा रहा है, तो मेरी दृष्टि से सर मैं जो NGOs और सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से लोगों का जुड़ाव रहता है, वो तो अभी भी कर रहे हैं प्रशासन अपने प्रयास। सर उसमें कई समस्याएं हैं जो उनका समाधान करने का मैं प्रयास करूंगा सर। जैसे सर पहली समस्या ये है कि जो NGO होते हैं ये चयनित करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन से NGO सरकार से फंड ले रहे हैं और कौन से NGO वास्तव में जन कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। आप कैसे डिफाइन करेंगे उसको? सर इसके लिए हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं उनके कार्यों की, सरकार द्वारा जितना या कहीं से भी वो फंड ले रहे हैं तो कितना वो समुचित उसका उपयोग कर रहे हैं और कितना दुरुपयोग हो रहा है, इसकी मॉनिटरिंग की जा सकती है। वर्तमान में ये सभी क्रियाएं हो रही हैं, NGO एक्ट है, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, आप अलग से क्या करेंगे? मैम कानूनी तौर पर तो सरकार ने प्रावधान किए हुए हैं, लेकिन फिर भी ये गतिविधियां कहीं ना कहीं हो रही हैं। मैम ग्राउंड लेवल पर मॉनिटरिंग और इंस्पेक्शन के आधार पर और जो पदाधिकारी NGO इत्यादि में काम करते हैं उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करने का हम प्रयास करेंगे। अभिषेक जी, अगर आज़ादी हमें 1857 के रिवॉल्ट में ही मिल जाती तो आप भारत में के परिदृश्य में क्या बदलाव देखते हैं? सर मेरी दृष्टि में यदि 1857 में हमें आज़ादी मिलती तो कई उसमें खामियां होती, क्योंकि सर 1857 का रिवोल्ट निसंदेह आज़ादी का पहला रिवोल्ट था, पर उसमें कुछ समस्याएं थी। पहली समस्या थी कि सर वो असंगठित था और जो नेतृत्व 1857 के रिवोल्ट में जिन लोगों ने दिया उनका भविष्य में कोई उद्देश्य या फ्यूचरिस्टिक विजन नहीं था। जिस प्रकार से 1947 में देखा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी और एक व्यवस्थित कानून व्यवस्था हमारे को मिली, वो सर शायद उस समय नहीं हो पाती। और भारत का जो एकीकरण हमने 47 के बाद देखा, मेरी दृष्टि में सर 1857 के बाद वो करना संभव नहीं होता सर। अच्छा अभिषेक जी, मुझे आपने मौलाना अबुल आज़ाद के यहाँ से संबंधित दर्शन ज़रूर पढ़ा होगा, मुझे मौलाना आज़ाद का फ़िलॉसफ़ी बता सकते हैं क्या? मैम फ़िलॉसफ़ी का मेरे को एग्जैक्ट फ़िलॉसफ़ी का ध्यान नहीं है, उनकी फ़िलॉसफ़ी। आप उस इंस्टीट्यूट में पढ़े होंगे, कुछ समझा होगा मौलाना आज़ाद एज अ पर्सनालिटी क्या है? मैम उनके योगदानों के बारे में हमने पढ़ा था संस्थान में, इंट्रोडक्शन में, ओरिएंटेशन सेशन में। मैम उन्होंने अपनी जो यात्रा थी वो एक पत्रकार के तौर पे शुरुआत करी थी और फिर स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर उन्होंने कार्य किया था। आज़ादी के दौरान, संघर्ष के दौरान वे कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे और उनका मुख्य जो था उद्देश्य वो शिक्षा का विस्तार करना था। वे संविधान सभा के सदस्य भी रहे और आज़ादी के बाद मैम वो पहले शिक्षा मंत्री के तौर पर उन्होंने कार्य किया। अभिषेक जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम आपने सुना होगा। इसके बारे में एलन मस्क सहित बहुत सारे साइंटिस्ट इकट्ठे हुए और उन्होंने ये बताया कि ये तो न्यूक्लियर बम से भी ज़्यादा घातक है और आगे चल कर के ह्यूमन के सुपर बॉस बनने वाला है। तो इस बारे में एक उसकी मॉरलिटी के बारे में, AI की मॉरलिटी के बारे में एक बेस्ट सेलिंग बुक आई है और उस बुक में ये कहा गया है कि ह्यूमन सेपियंस जो है अब ह्यूमन डिजिटलिस बनने जा रहा है। डिजिटल की बात कर रहे थे ना आप, तो ये 2062 तक ह्यूमन डिजिटलिस बन जाएगा और इसका बॉस कोई और दूसरा होगा। उस किताब का नाम और लेखक का नाम बता सकते हैं? सर किताब का नाम मैं ध्यान कर पा रहा, माफ़ कीजिएगा सर। लास्ट क्वेश्चन है मेरा। प्रधानमंत्री जी के खिलाफ जो है एक BBC ने डॉक्यूमेंट्री बनाई, उसके तोड़ के लिए प्रसार भारती और सूचना मंत्रालय ने जो है एक फिल्म बनाई है और उस फिल्म का प्रदर्शन सब जगह चल रहा है। उस फिल्म का नाम बताएंगे? डॉक्यूमेंट्री। सर इस विषय में जानकारी नहीं है सर। थैंक यू, आपसे बात करके अच्छा लगा, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। अभिषेक जी सर, आप जो है बड़े डिजर्विंग कैंडिडेट हैं। आपने जो है, आपका जो है ड्रेस सेंस बहुत अच्छा है जी सर, थैंक यू। आपका आई कांटेक्ट अच्छा है, आपने उत्तर दिए हैं वो हम तक ठीक ठीक पहुंच रहे थे और आपने कभी भी ना आने पर भी कोई कॉन्फिडेंस आपने नहीं खोया है। ये आपकी अच्छी बात है। नॉलेज के लेवल पे भी आप जो है बहुत अच्छे हैं। मतलब सवाल ना आना, मैंने जानबूझ करके 2 सवाल बाद में इसलिए पूछे कि मैं देखूं कहाँ तक गए हैं आप, इसलिए मैंने पूछा है। वो ये उसका ये आशा नहीं है कि आपको नहीं आया तो कोई बड़ी बात हो गई ऐसी, लेकिन कुछ कमियां भी हैं आपकी। एक तो क्या है कि आप अशुद्ध हिंदी जो है, मैंने जो बताया ना
वो समुचित माँ में छोटा ऊ की होती है, समुचित, ठीक है। वो आपकी नीमच की भाषा जो है ना, मालवा भाषा में मात्राओं, छोटा ऊ बड़ा ऊ ये इसकी नहीं लगती है, हिंदी गलत है वो। अब जैसे कि आपने ये वाला फॉर्म है, ये वाला फॉर्म उनके पास जाएगा, इसमें भी गलत लिखा हुआ है, तो मात्राओं को एक बार किसी से चेक जरूर करवा लेना ताकि वो चेक कर ले। वो क्या है, जैसे आप हिंदी कविता लिखते हैं, आपने कहा ना हिंदी कविता पढ़ते हैं, तो आपसे गलत हिंदी की अपेक्षा नहीं करते हम ये करते हैं कि आप बिल्कुल नायब तहसीलदार में ता में ऊपर की लगा दी। ये तो मतलब क्या है, हम लोगों को तो जब पढ़ते थे डंडे पढ़ते थे, एक एक छोटी बड़ी में जो है ऐसे डंडे पढ़ते थे, कभी गलती हो ही नहीं सकती फिर इसके बाद। सर ध्यान रखेंगे। हाँ, तो वो एक ये थी। दूसरा ये था कि आप थोड़ा सा क्षेत्रीयता का पुट है, आप क्या करते हैं जब बोलते हैं ना, तो जैसे रिटर्न का कार्य करा था, किया था नहीं है, करा था नहीं होगा, ठीक है। फिर सिचुएशन पे आपने जो है, जैसे खनन पे तो आपने ठीक बोला, खनन पे तो ठीक बोला, जैसे आपने पुत्र के नाम पे बोला था, आपको सिरे से ही अस्वीकार कर देना था। आपको जैसे ये कहना था मध्य प्रदेश की हस्ती पे, मध्य प्रदेश में आएगी कोई भी हस्ती, अगर हमें पुत्र का नाम रखना होगा तो किसी ऋषि मुनि के नाम पे, किसी सांस्कृतिक परंपरा पे उस पर रखेंगे। जब आपने समय लिया था तो उस समय को यूज करके कुछ ना कुछ उत्तर देना है। आपको उसका जो है तुरंत पलट जाना था आपको जो है, तो उस सिचुएशन पे आपको ये नहीं करना, कहना मध्य प्रदेश में कोई नाम रखने लायक है ही नहीं, ये माहौल अच्छा बना देगा। तो वो क्या है, वो ये शो करेगा कि आप जो है, आप अपने नेचुरल जो है एनालिसिस करते हो, आप पलट जाते तुरंत, ऋषि मुनि के नाम पे रखेंगे। एक काल्पनिक सिचुएशन थी, कोई वो वास्तविक थी। दूसरा ये था, बहुत सारी चीज़ें, जैसे मान लो हमने जैसे पंच पूजा का पूछा था, तो उसमें धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत ये हैं। और मन की बात कार्यक्रम महीने के आखिरी रविवार को होता है, इस बार का रविवार का वो 100वां एपिसोड है। आपने वो कारण ठीक बताया था कि जैसे वो चाहते थे कि रेडियो क्या है, विलुप्त तो जैसा होता जा रहा, टेलीविज़न ने सब खा गया उसको, तो वो उसको पॉपुलर करने के लिए, उसको पुनर्जीवित करने के लिए, और ऐसे लोग जो रिमोट एरिया में, हम ठीक बताया था, वो जो है हिंदी कविता में भी आपने अच्छी सुनाई कविता, और ये बिल्कुल आपकी जो है तक्षण बुद्धि, जैसे प्रत्युन्नमति जिसे बोलते हैं, उसका सूचक है। आप बढ़िया जो है बता रहे थे। बाकी मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा, जैसे बहुत सारी चीज़ें आपसे ओपीएम डेरिवेटिव्स हमने पूछे, वो ठीक बताया। एमडीएम नहीं आपको नहीं बताया, मिथाइल डाइऑक्सी मिथेप्टिन एमीन, वो एमडी ड्रग्स है, जो एमडी ड्रग्स के नाम से आती है, एमडीएमए उसका फुल फॉर्म है, ठीक है। तो वो जो है ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सब चीज़ आए। बाकी ओवरऑल जो है आप डिजर्विंग कैंडिडेट हो, आसान्वित रहो आप, बिल्कुल है, बढ़िया है। पहला ही मौका होगा ये आपका, सर या तीसरा फिर मौका है। तीसरा मौका? पहला इंटरव्यू दिया है? सर पहले इंटरव्यू नहीं, 2 और मौके कहाँ दिए, और कहीं दूसरे सर दूसरी कोचिंग में दिए थे। उसमें क्या बताया आपको, उसमें बताया कुछ उसकी कुछ कमियां अभी दूर हुई क्या? सर पहले की तुलना में तो मेरी दृष्टि में सुधार हुआ है, और सुधार की आवश्यकता है सर। नहीं, जैसे पहली बार देने जा रहे हैं उस हिसाब से तो बहुत बढ़िया है। बाकी बैठक व्यवस्था, सारी चीज़ें, देने का अंदाज़, आई कांटेक्ट सबसे बिल्कुल प्रॉपर रहा है, बहुत अच्छा। कुछ चीज़ों में जैसे बात करें, तथ्यात्मक चीज़ों में भी थोड़े से उलझे हुए नज़र आए, बाकी तो बढ़िया था। और देखिए, प्रश्न से प्रश्न बनते हैं ना इंटरव्यू में। जैसे मैंने आपसे खनिज, आपने ही खनिज बोला तो खनिज का प्रश्न शुरू हो गया, तो हम ये नहीं बोल सकते कि हम क्या पढ़ के जा सकते हैं, लेकिन जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपके सिलेबस या फिर आपने कभी ना कभी उसके बारे में पढ़ा होगा, वहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अब उसके 2 तरीके होंगे, या तो सिरे से नकार दो कि नहीं आता। दूसरा तरीका, जब आप समय ले रहे हो तो मैं आपसे उम्मीद करूँगी कि अब ये सोच रहा है तो ये उत्तर पक्का देगा, भले ही गलत देगा पर ये देगा। तो आप समझ सोचने के बाद जब आप ठहरते हो, फिर बोलते हो कि सॉरी नहीं अब नहीं हो पाएगा, तो कोशिश करो थोड़ा बहुत उत्तर देने की कोशिश करें। जैसे वो सर वाला क्वेश्चन था, पुत्र पुत्री, वो क्वेश्चन ऐसा था कि माहौल बहुत अच्छा बना देता। उत्तर आपका हो सकता था पर माहौल बहुत अच्छा हो सकता था। दूसरी बात, मौलाना आज़ाद के बारे में पढ़ के जाइए, क्योंकि मेंस में है, हमारे फ़िलासफ़ी में हमने पढ़ा हुआ है मेंस में, और आप वही मेंस निकाल के यहाँ पर आए हो, और आपका ग्रेजुएशन भी है इसलिए भी। और जैसे आपने बीटेक किया है, मैनेट से किया हुआ है, तो मैं आपको ऐसा ही देखना चाहूँगी, क्योंकि आप मैनेट के स्टूडेंट हो ना। मैं और कोई स्टूडेंट नहीं चाहूँगी कि मैं सामान्य ग्रेजुएशन किया हुआ नहीं, मैं ऐसा ही चाहूँगी। तो अब इस गेटअप में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपके ब्लेज़र का क्वेश्चन है, टाई का क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आप तैयार करके जाना है ना। और थोड़ा सा स्टार्टिंग में आप थोड़े से डरे भी थे, मतलब लग रहा था कि आप डर रहे हो, फिर धीरे धीरे रिलैक्स हुए थे। चेहरे पर वो डर नहीं दिखना चाहिए, है ना। और आपने क्वालिफिकेशन ऐसा किया है कि आप इसके यूज टू हो, आप ऐसे इंटरव्यू देने के, ऐसे बैठने के यूज टू हो। कुछ भी नया नहीं है, वही इंटरव्यू है, बस क्वेश्चंस अच्छे पूछे जा रहे हैं
ना, बाकी और कुछ भी नहीं लगा। कविता लेखन जो आपने बोला था, मैंने इस परिस्थिति पे क्वेश्चन बनाया, सेम मेरा भी हॉबी कविता लेखन है। सेम क्वेश्चन मुझे एसपी गौतम सर ने पूछा था और मेरे से यही कि परिस्थिति जन्य है, ये परिस्थिति, मैं बैठा हूँ, बोलो भाई कविता। तो आपको पता है कविता जो लिखता है उसको तुकबंदी आती है, वो जोड़ तोड़ करके 4 लाइनें बना लेता है। वैसे ही आपने किया, बहुत अच्छा किया। कोशिश करो जो आपके पसंदीदा कवि हैं, तो आपने पंत वाला निराला बोला था शायद आपने, है ना, तो अब आपने निराला बोला, पर मैंने उसको और क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया, आप निराला के बारे में भी सब कुछ पढ़ के जाओ, ठीक। अगर सामने वाला का भी हॉबी हुआ हिंदी कविता और उसने अपने पसंदीदा के बारे में पूछ लिया, तो भी थोड़ा सा और चर्चा करके जाओ, क्योंकि ये सेक्टर है जहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्या है, जैसे आप कविता के बारे में कहोगे तो वो पूछेंगे, जैसे कि कवि कौन होता है, तो जैसे कहा गया ना, कविता के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, कवि होना मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। ऐसे ही वो वियोगी होगा पहला कवि, आहे से उपजा होगा ज्ञान है। तो उसमें क्या है कि आपने वैसे अच्छा बताया था, आपने अपने जो सिचुएशन पे बहुत अच्छा ठीक लिखा था। कविता पाठन भी बहुत बढ़िया है। ठीक है, थैंक यू। सर ने प्रश्न भी वहीं से चालू किया जहाँ से मैंने सोचा था कि रेडियो से ही उठाएंगे सर। और एक रेडियो दिवस भी, हाँ रेडियो दिवस भी होता है फरवरी माह में, वो भी। पर दिक्कत ये है सर, इस पे देखो रेडियो है देखो नहीं। लोक सेवा आयोग में जो मेंबर होते हैं, में से 2 तो मेरे साथ सवेरे बैडमिंटन खेलते हैं, या हम लोग रह रहे हैं। तो आप ये सोच लो कि इसके सोर्स जो है, जो क्वेश्चंस के हैं ना, वो कोई मेटलर्जी थोड़ी पढ़ के आएंगे सवेरे किताब हैं, वो तो सवेरे अखबार चाट के आएंगे। अखबार जो है, मैं पेपर में जो कुछ होगा और आपके बायोडाटा में जो कुछ होगा, उसी से ही चालू हो जाएंगे। तो जैसे एक शब्द आपने बोला था फाइबर और बायोडाटा से संबंधित काम अच्छे से करना, आपका सिलेक्शन होगा अच्छा।